इसराइल का जिक्र किया जाए तो ईरान और पाकिस्तान ये दो मुसलमान ममालिक हैं जिनको इसराइल अपने लिए समहाउ एक ख़तरा समझता है। आप समझते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान जो है वो इसराइल के निशाने पर हो सकता है, या नेतन्याहू की अप्रोच ये होगी कि अगर मैं ईरान को शिकस्त दे सकूं तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला करूं? नेतन्याहू ने ऐसी बातें की हैं और मैंने देखे भी हैं उसके जो इंटरव्यूज आए हैं टेलीविजन पर, और ये इस किस्म की वो गैर जिम्मेदाराना बातें करता है। लेकिन उसे भी पता है, अमेरिका को भी पता है और दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। हम्म। दूसरा, पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और दूसरे किस्म के दूसरी काबिलियत है कि हम अगर खुदा न खास्ता हम पर हमला हुआ इसराइल की तरफ से, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। उसको उनको भी पता है और अमेरिका को भी पता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस किस्म की बेवकूफ़ी करेगा। तो बट इसके कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इसके बावजूद ये सारी चीज़ों मैंने कहा है, अपने दिफा को मजबूत रखना चाहिए, अपने गार्ड को ऊपर अप करके अपना गार्ड अप करना चाहिए, और किसी भी किस्म की एडवेंचरिज्म के खिलाफ हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक सर। ये नहीं है कि हम ये बैठ जाएं और समझेंगे हमारे साथ नहीं होगा। अपना गार्ड हमें अपना रखना है। सर, आप क्या समझते हैं, इसराइल ने जो पहला अटैक किया, मिसकैलकुलेशन थी ईरान को लेकर इसराइल की, और दूसरा ये कि अब जिस तरीके से जवाब ईरान दे रहा है इसराइल को, आपको मुस्तकबिल करीब में ये कशीदगी किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि ईरान इसराइल के जो तीन मकासद हैं जिसकी वजह से उन्होंने ईरान पर हमला किया। पहला तो वो, जैसा नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उसको हम तबाह करना चाहते हैं। दूसरा, कि ईरान की जो क़यादत है उसको हम हटाना चाहते हैं, रिजीम चेंज लाना चाहते हैं। और तीसरा, जो उसने नहीं कहा लेकिन जो बहुत ही जाहिर है, वो ये है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे इसी जौहरी मसले पर, उसको वो डिरेल करना चाह रहा था। और वो नहीं चाह रहा था कि कोई समझौता ईरान और अमेरिका के दरमियान निकल आए। तो ये उनके जो मकासद थे। अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ईरान के खिलाफ पिछले साल से जो इजरायली हमले हुए हैं उनके बाद इसराइल का ये ख्याल था कि ईरान के पास ये काबिलियत नहीं रही कि वो जवाबी हमला कर सके। और फिर जो 13 तारीख को जो इसराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं उनमें, जैसे आपने फरमाया, लेयर्ड किस्म के थे, टारगेटेड थे। ईरान के एयर डिफेंसेस को उन्होंने अटैक किया, ईरान की क़यादत, अस्करी क़यादत को उन्होंने निशाना बनाया। टारगेट किया। सो उनका ख्याल ये था, मुझे लगता है, कि ईरान के पास ये काबिलियत नहीं रहेगी हम्म। कि इसका जवाबी हमला, इसका जवाब दिया जाए। लेकिन उस पे ईरान ने ये जाहिर कर दिया है और प्रूव कर दिया है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है। और ईरान ने भी उनके जो टारगेट्स चूज़ किए हैं वो भी बहुत ही अहम टारगेट हैं इसराइल के, जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है या डैमेज किया है। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये जंगबंदी ना हो जी। तो ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहेगी और वो जवाबी हमले एक दूसरे पर करते रहेंगे इस तरह के मिसाइल्स के थ्रू या एयर के थ्रू। इसमें इसराइल को फ़ायदा इसलिए है कि उनकी जो एयरफोर्स है या उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अमेरिका की वजह से काफ़ी ईरान से बेहतर हैं, और ज़्यादा नंबर्स में भी उनके पास ज़्यादा है, और अमेरिका उनको रिप्लेनिश भी करते रहेगा एज दे नीड। तो ये ईरान के पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ईरान के पास मेरे ख्याल में इतनी के काबिलियत है कि वो इसराइल के ऊपर जवाबी हमले करते रहे और उनको नुकसान पहुंचाते रहे। तो अब ये देखना है कि ये जंग फिर कहाँ पर जाके इसको इख्तिताम पर लाया जा सकता है। सर, जिस तरह अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब बार बार बात कर रहे हैं कि
दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बैठकर बातचीत करें और बातचीत के साथ कोई सोल्यूशन निकले। अभी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी इत्तलात हैं कि उन्होंने भी जो अपने ऑफिस से, वाइट हाउस से ये कहा है कि वो ईरानियन लीडरशिप को अप्रोच करें, उनसे इस हवाले से बात करें। आप समझते हैं कि अगर ईरान किसी डील की तरफ नहीं आता, जिसकी ख्वाहिश अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप की है कि ईरान के साथ जौहरी डील जो है वो की जाए, और अभी जो हालात तो उसमें लग नहीं रहा कि ईरान अब उस तरफ आए, अगर ईरान नहीं आता तो आपको मुस्तकबिल करीब में दूसरे ममालिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ यह जंग ख़त्म होती दिखाई दे रही है, ये कशीदगी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, या आपके ख्याल में ये तब तक मामलात नहीं रुकेंगे जब तक ईरान डील नहीं करेगा? अच्छा, इसमें इसराइल की तरफ से तो ये कोशिश है कि अमेरिका को इस जंग में शामिल किया जाए और वो खुले आम इसराइल की मदद करे। वैसे तो वो मदद कर रहा ही है, इन द सेंस कि वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ के अमेरिका खुद इस जंग में शामिल हो जाए। उसकी वजह ये है कि एक, अगर अमेरिका शामिल हो जाता है तो ये मुज़ाकरात जो हैं ईरान के साथ, वो तो फिर मतलब है डिरेल हो जाएंगे और उनका कोई मुस्तकबिल में कोई वापस ये मुज़ाकरात को शुरू करने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि असल में मसला क्या है। मसला ये है कि ईरान ने 2003 में, उनके रहबर ने 2003 में ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहता है। जी। वो चाहता है कि जो उनकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उससे वो इनरिच यूरेनियम पैदा करे बिजली बनाने के लिए, पीसफुल मीन्स के लिए, पीसफुल यूजेस के लिए, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के दायरे में रह के ईरान कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ एनपीटी। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा हक है। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी, आप अपने पूरे जितना आपका इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको आप बंद कर दें, और जो भी आपने इनरिच किया है वो आप उसको वापस कर दें या किसी और को दे दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो बात असल में वहाँ पर अटकी हुई है। अब यह है कि किस तरह से इस मसले को सुलझा सके, किस तरह से हल कर सके, उसके तो बहुत तरीके हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है जो पहले भी इस्तेमाल किया गया, और वो है आलमी सतह पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA में, उनको ये मौका दिया जाए उनको कि वो जाके मॉनिटर करें, इंस्पेक्ट करें ईरान की फैसिलिटीज़ को, और वो आप फिर दुनिया को बताएं कि जी ईरान कहाँ खड़ा है, उसने कितनी इनरिचमेंट की है, उस इनरिचमेंट के मटेरियल, फिसाइल मटेरियल से वो क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे जो आसान तरीका है ये चीज़ करने का। इसके बारे में आपको याद होगा कि 2016 में, 2015 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उस वक्त JCPOA का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें अमेरिका और ईरान के अलावा दूसरे ममालिक भी शामिल थे, यूरोपियन यूनियन के ममालिक थे, और रूस भी इसमें शामिल था। तो अब ये सारे मुल्क जो हैं, अब जैसे G7 में भी यही बात हुई है कि जब आपने सुना होगा कि ट्रंप साहब पहले ही उठ जी। चले गए, जी। क्योंकि वहां पर आपस में यूरोपियन और ये G7 के दरमियान भी लोगों को ये उनका मौक़िफ़ ये था कि जी आप जंग बंद करवाएं और IAEA के थ्रू इस मसले को हल करवाएं। तो अब ये है कि अमेरिका में दो राय हैं। एक राय ये है कि जी हमें इस जंग में नहीं आना चाहिए। जो ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, वो जिन्होंने कहा है कि जी हम अमेरिका को हर एक जंग में नहीं जाना चाहिए और अमेरिका को अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए। दूसरे लोग जो हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, वो है इजरायली लॉबी, अमेरिकन इजरायली जूइश लॉबी जो है, जी। वो उसको पुश कर रहे हैं। तो अब वो एक मसला ट्रंप के लिए भी बन गया है कि अभी वो कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि वो दोनों जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो उसके लिए मुश्किल ऑल्टरनेटिव्स हैं। नहीं तो तो सर, अगर अब अगर देखना ये होगा। जी 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 सर, प्लीज जी आप कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि अभी देखना ये है कि ट्रंप की तरफ से क्या फैसला होता है, किस तरफ वो जाता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर वो इस जंग में मुलव्वज़ हो जाएगा ईरान के खिलाफ,
तो फिर ईरान जो है जो इकदामात करेगा उससे अमेरिका को भी नुकसान होगा और दुनिया को भी नुकसान होगा। खास और तौर अगर पे अगर अगर सर वो, अगर ट्रम्प के इस ऐसे फैसले से अमेरिका शामिल हो जाता है इस जंग में, तो आप समझते हैं कि फिर ये जंग सिर्फ ईरान की हद तक महदूद रहेगी? नहीं, मैं यही कह रहा था जी। कि इसके बाद ईरान पहली चीज़ तो ये करेगा कि जो अमेरिका के बेसिस हैं या अमेरिका के जो फैसिलिटीज़ हैं इराक में या दूसरी जॉर्ड उर्दुन में, उनको हिट करेगा। शायद जो सऊदी अरेबिया में भी हैं उनको भी हिट करेगा। इसकी वजह से जंग उन ममालिक में भी फैलेगी। दूसरी चीज़ वो ये कर सकता है कि जो सुएज का ये अपना पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जो है खास तौर पे, जी। उसको वो बंद कर दे उससे और दुनिया वहां की पे जो शिपिंग है, 20% ऑयल ऑयल ट्रेड ऑयल है। जी। शिपिंग है, जी। उन पर हमले करे। हम्म। तो इसका बहुत बुरा फिर असर असर पड़ेगा और ये फिर एक बहुत लंबा और बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के अंदर जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको अमेरिका ने रोका है इस ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के ऊपर अटैक करने से, तो उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया। अगर इजराइल अमेरिका के इस जंग में शामिल हुए बगैर ऐसा कोई कदम उठाता है, फिर आप जो है इस रीजन में क्या होता देख रहे हैं, और किस तरह का फिर आप रद्द अमल ईरान की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेतन्याहू जो है, ही इज अ मर्डरर, ही इज अ फैशिस्ट। और जिस तरह से उसने गज़ा में और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन की है पिछले दो सालों से, जो तकरीबन होने हुए हैं, उससे तो कोई बैद नहीं है कि वो इस किस्म की चीज़ें करे, लोगों को असैसिनेट करे और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको भी करे, बावजूद इसके कि अमेरिका उसको कह रहा है कि आप ये ना करो। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने उसको रोका होगा ज़रूर, क्योंकि उससे तो बहुत ही ज़्यादा कशीदगी फैल जाएगी। फिर तो यह है कि ईरान के पास भी इसके जवाब में वो किसी भी जगह अमेरिका, इजराइल के जो जो भी ठिकाने हैं दुनिया में डिफरेंट जगहों पे उनकी जो सिफारतकार लोग हैं उनको टारगेट करेगा। फिर तो ये बहुत ही एक किस्म की डिफरेंट किस्म की वॉर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। आखिर में ये बताइएगा, आप चूंकि न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज़ को बड़ा बेहतरीन आपकी उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसराइल का जिक्र किया जाए तो ईरान और पाकिस्तान ये दो मुसलमान ममालिक हैं जिनको इसराइल अपने लिए समहाउ एक ख़तरा समझता है। आप समझते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान जो है वो इसराइल के निशाने पर हो सकता है, या नेतन्याहू की अप्रोच ये होगी कि अगर मैं ईरान को शिकस्त दे सकूं तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला करूं? नेतन्याहू ने ऐसी बातें की हैं और मैंने देखे भी हैं, उसके जो इंटरव्यूज आए हैं टेलीविजन पर, और ये इस किस्म की वो गैर जिम्मेदाराना बातें करता है। लेकिन उसे भी पता है, अमेरिका को भी पता है और दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। हम्म। दूसरा, पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और दूसरे किस्म के दूसरी काबिलियत है कि हम अगर खुदा न खास्ता हम पर हमला हुआ इसराइल की तरफ से, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। उसको उनको भी पता है और अमेरिका को भी पता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस किस्म की बेवकूफ़ी करेगा। तो बट इसके कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इसके बावजूद ये सारी चीज़ों मैंने कहा है, अपने दिफा को मजबूत रखना चाहिए, अपने गार्ड को ऊपर अप करके अपना गार्ड अप करना चाहिए और किसी भी किस्म की एडवेंचरिज्म के खिलाफ हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक सर। ये नहीं है कि हम ये बैठ जाएं और समझेंगे हमारे साथ नहीं होगा। अपना गार्ड हमें अपना रखना है ऊपर। बिल्कुल सर, जाते जाते मुख्तसर वक्त में ये बताइएगा कि अभी जो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी, क्या ये बात दुरुस्त है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच गए थे अगर सीज फायर ना होता कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था? नहीं, वो तो नौबत ही नहीं आई। पहली चीज तो ये है कि देखें, हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि हम हमारे जो एटमी हथियार हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के दिफा में। बिल्कुल ठीक। और वो दिफा ये है कि हमारे
हमारे मुल्क की सालमियत, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, उसके ऊपर अगर अटैक किया जाए। जी। और हमने जो देखा हिंदुस्तान की तरफ से जो अमल हुआ था, जो भी उन्होंने कोशिश की, उसे तो हमारे मुल्क की सालमियत पर कोई ऐसा खतरा नहीं था। और हम एटमी जो थ्रेशोल्ड है या लेवल है, उससे बहुत नीचे कन्वेंशनल लेवल पर हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और बिल्कुल वो ठीक। उनके लिए काफ़ी था। और उसकी वजह से उन्होंने जाके सीज फायर मांगा। तो इंशाल्लाह हमारे पास ये काबिलियत है कि हम उनको हर सतह पे डिटर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।